ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ वंदना सती। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में सरकार का एक और बड़ा कदम, तलाक के मामलों का भी होगा रजिस्ट्रेशन। देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल का एक्शन मोड जारी, अब अवैध खनन करने वालों पर कसा जाएगा शिकंजा। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सैन्य धाम का किया निरीक्षण, अधिकारियों को निर्माण कार्य के लिए दिए निर्देश। उत्तराखंड बेरोजगार संघ को कांग्रेस का साथ मिला, प्रवक्ता सुनीता प्रकाश ने की बेरोजगार युवाओं से मुलाकात। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से पहले राज्य सरकार ने एक और बड़ी तैयारी कर ली है। प्रदेश के नगर निकायों, नगर निगम, नगर पालिकाओं में अब विवाह विच्छेद यानी तलाक के मामले पंजीकृत होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद नगर निकायों को ये काम करना होगा। नगर विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इसका एक पोर्टल भी तैयार किया जाएगा और इसकी केंद्रीय प्रयुक्त सूचनाओं का डेटा बैंक भी तैयार किया जाएगा। हालांकि नगर विकास मंत्री ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की तारीख क्या होगी। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से बहुत जल्द ही उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। ये तिथि अभी एकदम इस पे कुछ कह देना तो जल्दबाजी हो, लेकिन मैंने कहा कि हम अंतिम चरण में हैं और कभी भी इस के लिए हम लोग, चूँकि आप जानते हैं हमारे मुख्यमंत्री आजकल थोड़ा व्यस्त भी है और सारे एक्सरसाइज लगभग हम कर चुके हैं। अब इसकी कभी भी जो है शुरुआत हमारे राज्य से। अवैध खनन करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। लगातार आ रही अवैध खनन की शिकायतों को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जॉइंट कमेटी का गठन किया गया, जिसके बाद ये कमेटी खनन करने वाले कारोबारियों पर बारीकी से नजर रखेगी। मीडिया से रूबरू होते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि इस तरह की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। साथ ही अगर कहीं से भी अवैध खनन से जुड़ी शिकायत किसी को प्राप्त होती है तो वो अपने नजदीकी थाने या फिर अन्य अथॉरिटी को शिकायत दर्ज कर सकता है, जिससे कि तत्काल कार्रवाई हो सके। अवैध खनन में पहला तो हमने जॉइंट टीम्स पिछले हफ्ते से गठित की हैं, एसडीएम, एसडीओ फॉरेस्ट, सीओ और माइनिंग लोकल माइनिंग इंस्पेक्टर्स की। और सेकेंडली इसके बारे में भी हमने अवगत कराया था कि हमारे लोकल थाने के नंबर्स, टोल फ्री नंबर्स, हमारे कंप्लेंट नंबर्स सब जगह अवेलेबल हैं। यदि रात को भी कहीं पे खनन की शिकायत मिलती है तो आप उन नंबर्स पे हमें अवगत करवाइए। हमारी टीम्स रात को भी जाके वहाँ पे पूर्ण प्रयास करेगी कि ऐसी गतिविधियाँ ना होने। देखिए, मल्टीपल चैनल्स हैं। यदि आपको लगता है कि एक जगह एप्रोप्रिएट एक्शन नहीं हो पाया, इसलिए हमने कई सारे अथॉरिटीज़ के नंबर्स पब्लिसाइज किए हैं। तो आपके माध्यम से मैं सब जगह ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि इस तरह की गतिविधियाँ कहीं भी संचालित हो रही हैं तो आप न सिर्फ एक ही चैनल पे, आप मल्टीपल चैनल्स को उपयोग करिए। उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने स्वामीराम विश्वविद्यालय और लक्ष्य सोसाइटी की ओर से दिसंबर में आयोजित किए जाने वाले इनोवेशन फेस्टिवल की सराहना की है। उन्होंने कहा कि आज के युग में सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ओला, उबर जैसे कई उदाहरण हैं जो नए इनोवेशन के जरिए ही सामने आए हैं। उन्होंने स्वामीराम विश्वविद्यालय की ओर से उत्तराखंड इनोवेशन फेस्टिवल कराए जाने की सराहना की। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने इसके लिए पोस्ट लॉन्चिंग कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और आयोजकों का मनोबल भी बढ़ाया। स्वामीराम जो विश्वविद्यालय है और लक्ष्य सोसाइटी दोनों के तत्वावधान में उत्तराखंड इनोवेशन फेस्टिवल 2024 का वो लोग आयोजन कर रहे हैं। एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि आज का जमाने में इनोवेशन की ही के लिए ही जगह है। जितने इनोवेटिव आइडियाज के साथ इनोवेटर्स आगे आएंगे उतना संभावनाएं आगे बढ़ जाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो ये उत्तराखंड इनोवेशन फेस्टिवल, जिसमें 10 सेक्टर में इसमें काम किया जा रहा है, क्योंकि आज चाहे वो एनवायरमेंट कंजर्वेशन का हो, फॉरेस्ट कंजर्वेशन का प्रश्न हो, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का प्रश्न हो, तमाम तरह के सेक्टर्स हैं जिनमें आज इनोवेटिव आइडियाज के साथ आदमी आगे बढ़ सकता है। जैसे अभी मैं अहमदाबाद में पावर मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में था, वहाँ पर कुछ बच्चों ने जो सोलर टाइल्स बनाने का काम किया, जिससे आप देख रहे हैं ओला और उबर इस टैक्सी सर्विस में एक ऐप के माध्यम से आज करोड़ों रुपए के टर्नओवर में खेलते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक इसका उदाहरण। तो आज इनोवेटिव आइडियाज के साथ अगर नौजवान आगे जाएगा तो निश्चित रूप से उसकी इकोनॉमी मजबूत होगी। उत्तराखंड में मानसून सीजन के दौरान 300 से ज्यादा मार्ग बाधित हुए थे। कई जगहों पर आवागमन सुचारू होने के बाद भी लैंडस्लाइड के चलते आवागमन बाधित है।
प्रदेश में अभी भी 60 सड़कें ऐसी हैं जिनको दुरुस्त करने का काम जारी है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि अवरुद्ध मार्गों को खोलने का काम जारी है और अगले 2 से 3 दिनों के भीतर काफी संख्या में बंद सड़कों को खोलकर सुचारू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आपदा प्रबंधन सचिव लगातार सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों और पीडब्ल्यूडी अभियंताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंद सड़कों की समीक्षा कर रहे हैं। आपदा से वर्तमान में स्थिति सामान्य है पूरे प्रदेश में, और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने अब तक लगभग 3,300 से ज़्यादा सड़कें खोल दी हैं जो सड़कें बंद थीं। पिछले 2 दिन से बरसात नहीं हो रही है, जिससे नई सड़कें बंद नहीं हो रही हैं। वर्तमान में लगभग 60 सड़कें बंद हैं जिनको खोलने के लिए कार्रवाई की जा रही है। अभी कुछ दिन पूर्व ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जनपद के जिलाधिकारियों से और विभागों से बैठक लिया था। बैठक में निर्देश दिए थे कि सभी सड़कों को तत्काल खोला जाए। उसके बाद भी काफ़ी सड़कें खोली गई हैं। यह आंकड़ा घट के बीच में 50 हो गया था, बट बीच में बरसात के कारण ये आंकड़ा पुनः 115 पे पहुंच गया था, जिससे कुछ नई सड़कें बंद हुई और आंकड़ा बढ़ गया था। उत्तराखंड में पिछले लंबे समय से मूल निवास और भू कानून को लेकर सख्त कानून बनाने की मांग चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों साफ किया कि आगामी सत्र के दौरान सरकार की मंशा प्रदेश में सख्त भू कानून लागू करने की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून के लिए बड़े आंदोलनों का सिलसिला जारी है। हाल ही में ऋषिकेश में हुए आंदोलन के बाद हल्द्वानी में भी एक बड़ा आंदोलन किया गया है। इस मामले पर राज्य सरकार के संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सूबे के सीएम धामी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि अब पुराने समय में गलत तरीके से अर्जित की गई जमीनें वापस सरकार जब्त करने जा रही है। मुख्यमंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि आगामी सत्र में जल्द ही एक सख्त भू कानून आने वाला है, लिहाजा आंदोलन से पहले ही सरकार अपना विषय स्पष्ट कर चुकी है। देखिए, आप जानते हैं इसी विषय को लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत स्पष्ट अपनी बात कही है कि सशक्त भू कानून हम लोग लाएंगे, आगामी जो सत्र होगा उसमें लाएंगे। और अभी भी जो उन्होंने एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कही है कि कुछ लोगों ने जो 250 वर्ग मीटर की जो ज़मीन है, जो जिसके लिए वो उनको एक अधिकार दिया गया था, लोग अपने परिवार के अनेकों लोगों के नाम से जो ले रहे थे, उसको भी जानकारी जहाँ तक सरकार को आई है तो उसकी भी जानकारी अब सरकार ले रही है। कुछ इस प्रकार का जहाँ गलत होगा तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, उस ज़मीन को जो है अपने उसमें निहित करेगी। यानी कि सशक्त भू कानून हमारी सरकार, जिसका पहले से मंतव्य था कि हम लोग लाएंगे, ठीक है, कुछ लोग इसमें आंदोलन कर रहे हैं, वो उनका विषय हो सकता है। वहीं इस विषय में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि सख्त भू कानून के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, वहीं स्थानीय लोगों को भी इसके लिए पहल करने की जरूरत है। वन मंत्री ने कहा कि हाल ही में टिहरी के एक गांव में लोगों ने पब्लिक मीटिंग कर बाहरी लोगों को जमीन न बेचने के लिए बात कही है। देखिए, मेरे हिसाब से पहली चीज ये है कि कानून से नहीं, जन जागरण से आप इस तरह की चीजों को रोक सकते हैं। सरकार कानून बना लेगी तो लोग रास्ता निकाल लेते हैं। जैसे अभी टिहरी जिले के जड़धार गांव में गांव के लोगों ने आम मीटिंग करके, खुली मीटिंग करके निर्णय लिया कि कोई व्यक्ति अपनी जमीन बाहरी व्यक्ति को नहीं बेचेगा, जो बेचेगा उसका वो बाइकाट करेंगे। आज इस तरह की जागरूकता की आवश्यकता है। सरकार ने भी निर्णय लिया है कि जिस तरह से लोगों ने अनुमति देके जिस प्रयोजन के लिए यहाँ पे जमीन ली थी, क्योंकि जब जमीन की परमिशन मिलती है तो उसमें बहुत स्पष्ट है कि 2 साल के अंदर निर्माण करना होगा, और दूसरा, जो प्रयोजन आपने, जिस प्रयोजन के लिए आपने जमीन ली है, वो प्रयोजन कभी भी नहीं बदला जाएगा। राजधानी देहरादून में शराब की दुकानों पर दाम से अधिक मूल्य पर शराब बेचने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं कुछ दिन पहले जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल ने भी शराब के ठेके पर औचक निरीक्षण किया था। वहीं जिला आबकारी अधिकारी कैलाश चंद्र बिंजोला ने बताया कि ओवर रेटिंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, लगातार छापेमारी की जा रही है। इसी के साथ ही जिस किसी जगह से ओवर रेटिंग के मामले सामने आ रहे हैं, वहां तुरंत दंडनीय कार्रवाई की जा रही है और आबकारी विभाग पूरी तरह से ओवर रेटिंग रोकने के लिए प्रयासरत है। ये जो जिले में संबंधित जो दुकानें हैं हमारी शराब की, उसमें जो ओवरहेड शिकायत आई उससे संबंधित है। विभाग तो पहले से भी, अभी लगातार जहाँ जहाँ शिकायतें मिल रही है, जहाँ जहाँ विभाग जा रहा है वहाँ शिकायत में ओवरहेड संबंधित जो कार्रवाई की जा रही है सब सारी दुकानों की। आगे भी जहाँ जहाँ ओवरहेड बिल्कुल ही बंद होगा, जहाँ जहाँ ओवरहेड शिकायत मिली उस दुकान का अनुज्ञापन पे चालन किया जाएगा। नहीं, ठीक है, जहाँ जहाँ मैंने कहा ना ओवरहेड बिल्कुल ही बंद किया जाएगा। जहाँ जहाँ शिकायतें आ रही है, जहाँ जहाँ हम देख रहे हैं, वहाँ सारी दुकानों पे कार्रवाई की जाएगी जहाँ जहाँ ओवरहेड मिलेगा।
देवभूमि उत्तराखंड के प्रमुख मंदिरों में से एक है तुंगनाथ मंदिर, जिसकी बहुत मान्यता है और भक्त चारधाम यात्रा के दौरान दर्शन करने तुंगनाथ मंदिर में भी जाते हैं। तुंगनाथ मंदिर में इन दिनों पानी का रिसाव हो रहा है, जिसके कारण मंदिर में काफी नुकसान भी देखा जा रहा है। इस समस्या को देखते हुए इसकी गंभीरता से जांच की जा रही है और पानी के रिसाव को रोकने के लिए कई एजेंसियों को इसमें लगाया गया है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र जैन ने बताया कि इसके लिए सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों को पत्र लिखा गया था, जिसके बाद से वैज्ञानिक इस पर कार्य कर रहे हैं और उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है। देखिए, तुंगनाथ मंदिर विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिवालय है और उसका ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व भी है। कुछ हमारे संज्ञान में आया था कि वहाँ पर जो सभा मंडप है उसमें जो उसकी स्लेट है छत की वो थोड़ा ढीली हो रही है, उसके कारण पानी का लीकेज हो रहा है। और उसके अलावा सभा मंडप के जो पत्थर हैं कुछ उनमें थोड़ा भूधसाव के कारण से उनमें डिस्टर्बेंस भी हो रहा है। तो गत वर्ष मैंने इसके लिए जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इनके महानिदेशकों को पत्र लिखा था और उनको इसका अध्ययन करने के लिए कहा था। तो उनकी जो टीमें थी साइंटिस्टों के, उनके जो विशेषज्ञ थे वो वहाँ पर गए, अलग अलग टीमें उनकी गई थी और उन्होंने वहाँ पर विस्तृत रूप से अध्ययन किया। उसके पश्चात उन्होंने हमको अपनी रिपोर्ट दी है जिसमें उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं किस प्रकार से वहाँ पर हम कार्य कर सकते हैं। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने आमरण अनशन स्थगित कर दिया है। पिछले 13 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष राम कंडवाल को संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने जूस पिलाकर उनकी भूख हड़ताल को समाप्त कराया। भूख हड़ताल के बीच राम कंडवाल और उनके साथियों की तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उनसे भोजन ग्रहण करने की अपील की थी। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुनीता प्रकाश ने धरना स्थल पर पहुंचकर बेरोजगार युवाओं से मुलाकात की और साथ ही राज्य सरकार पर युवाओं की उपेक्षा के आरोप भी लगाए। बहुत दुखद और ये उत्तराखंड के राज्य के लिए सच में ही दुर्भाग्यपूर्ण कहना चाहूँगी कि हमारे युवा, हमारा जो भविष्य आज सड़कों पे है, लाठियाँ खा रहा है और जो उनके पास केस उन पे लगाए जा रहे हैं। सच में मैं एक माँ होने के नाते, एक नारी होने के नाते कहूँगी कि जो इनकी माँ है उनके मन में कितना इनके लिए दुख होगा। तो मेरे ख्याल से सरकार को जो है जागना चाहिए। 2 साल से ये लोग लगातार जो है संघर्ष करते आ रहे हैं। इनकी मांगे क्या हैं? इनकी जेन्युइन मांगे हैं जो कि राज्य के बच्चों के हित की मांगे हैं। ये अपना घर छोड़ के यहाँ बैठे हैं ताकि पूरे उत्तराखंड के बच्चों का जो है भला हो सके। क्यों ये बैकलॉग नहीं खोल रहे हैं? क्यों ये सरकारी भर्तियाँ इतने सालों से लगातार आवाज़ उठाई जा रही है कि जितनी भी सरकारी भर्ती, हर विभाग की भर्तियों को विज्ञप्ति निकाली जाए और एक ये जो आप बैकडोर जो भर्तियाँ कर रहे हैं वो बिल्कुल बंद करें। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित गुनियाल गांव में निर्माणाधीन सैन्य धाम का निरीक्षण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने सैन्य धाम के अंतिम चरण के निर्माण कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सैन्य धाम में लाइट एंड साउंड शो, म्यूजियम और ऑडिटोरियम, टैंक, सैन्य जहाज सहित अन्य सैन्य उपकरण भी रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये धाम निश्चित ही आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति के लिए प्रेरित करने का काम करेगा। उत्तराखंड एक सैनिक बहुल प्रदेश है और हजारों सैनिकों की भावनाएं उससे जुड़ी हैं। उसमें हमने 1734 सहित परिवारों के आंगन की पवित्र मिट्टी को हम लेकर आए हैं। 28 नदियों का जल हम लेकर आए हैं और वो लगभग फाइनल स्टेज पर है। इसका हमने मुआयना किया है और शीघ्र ही ये यहाँ की वीरांगनाओं को, वीर माताओं को, वीर नारियों को, यहाँ की जनता को हम समर्पित करें। युवा बेरोजगार संघ की प्रेस वार्ता में संघ अध्यक्ष बॉबी पवार ने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की ढीले रवैये से भ्रष्टाचारियों के मन से डर खत्म हो जाएगा और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, वर्तमान समय में हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय धन सिंह रावत जी का प्रकरण है। आज इन्होंने एक नई परिपाटी इस प्रदेश के अंदर बनाई है। जब भी किसी अधिकारी पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं, उसके बाद विभाग का नैतिक कर्तव्य है, दायित्व है कि उस अधिकारी के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा में उन्हें सजा दें, कार्रवाई कर सजा दें। परंतु यहाँ पर जो तत्कालीन जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक थे महावीर सिंह बिष्ट जी, उन पर कई बिंदुओं पर, कई जांचों में उन पर आरोप सिद्ध हुए। उसके बाद उनका बचाव करते हुए शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी और विभागीय मंत्री श्री धन सिंह रावत जी के द्वारा जिस प्रकार से उन्हें कहा गया कि आपको चेतावनी देते हुए छोड़ दिया जाता है, और जबकि उन्हें पता था कि जो महावीर बिष्ट ने जो हमने PIL लगाई थी उसमें जो अपना जवाब जो दाखिल किया था उसमें साफ तौर पर उनके द्वारा लिखा गया है कि
मैं ही ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जिसके द्वारा ऐसा भ्रष्टाचार किया गया है। इससे पूर्व भी हमारे कई अधिकारी हैं जिनके उन्होंने नाम का भी जिक्र किया है, उन्होंने भी इस प्रकार का कृत्य किया था, उन्होंने भी किया था, ये ऐसा उन्होंने भी किया था, इसलिए मैंने भी किया है। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए किसानों के हित के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री गणेश जोशी ने सरकार की जन कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के भी कृषि सचिव को निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा, जल्दी ही सेब काश्तकारों को यूनिवर्सल कार्टन उपलब्ध कराए जाए, जिससे किसानों को किसी तरह का नुकसान न हो। उन्होंने अधिकारियों को केंद्र पोषित योजनाओं के बजट को समय पर खर्च करने और क्लस्टर आधारित खेतों की पेंडिंग तथा नई मांगों से संबंधित प्रपोजल को भारत सरकार से भेजने की कार्रवाई को जल्द करें। केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं आ रही हैं, वो प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं कृषि व हॉर्टिकल्चर की हैं, उनकी मॉनिटरिंग मैंने यहाँ पर की है। और एक विषय, क्योंकि हर्षिल का जो सेब है उसकी एक अपनी महत्ता है। पूर्व में मुझे एक जानकारी मिली मीडिया के माध्यम से, जो किसानों को हम पेटी दे रहे हैं उसका दाम ज्यादा है और उसमें सेव भी ज्यादा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद भू कानून मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी का कहना है कि अगर सरकार राज्य के विधानसभा में कोई भी कानून पेश करती है तो उसका ड्राफ्ट सार्वजनिक किया जाए, संघर्ष समिति के लोगों को वो ड्राफ्ट दिखाया जाए। इसके साथ ही जो लोग राज्य में 30 वर्षों से रह रहे हैं उन्हीं को 250 एकड़ भूमि खरीदने की छूट दी जाए। उसमें परिवार के सिर्फ एक सदस्य को ही भूमि खरीदने की आजादी दी जाए। इसके साथ ही 1964 से अभी तक राज्य में भूमि बंदोबस्त नहीं हो पाया है, इसलिए सरकार को इस कार्य को जल्दी करना चाहिए। हमारी सरकार से कुछ मांगे हैं। हम सरकार से चाहते हैं, एक तो सुभाष कुमार जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है 2022 में, सरकार उसकी रिपोर्ट को जनता के सामने प्रस्तुत करे। उस रिपोर्ट में किस तरह का कानून आपने बनाया है जमीनों को बचाने का, वो जनता भी जानना चाहती है। दूसरी मांग हमारी यह है, कोई भी कानून विधानसभा में पारित करने से पूर्व सर्वदलीय मीटिंग होनी चाहिए। जो आंदोलनकारी हैं, जो संघर्ष समिति के पदाधिकारी हैं, उस मीटिंग में उनको भी शामिल किया जाए और जो उस मीटिंग में निकलकर सामने आता है जिसमें सर्वसहमति होती है, उसी के अनुरूप इस राज्य की विधानसभा में कोई भी कानून, चाहे मूल निवास का हो चाहे भू कानून का हो, वो पारित होना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।